आज अपन बात करेंगे चैप्टर 6 ऋतुचर्या का। बेसिकली ऋतुचर्या की इसमें बातें कही गई हैं। चैप्टर का नाम है तस्य शीतम अध्याय। ठीक है, तस्य शीतम अध्याय। इससे पहले हमने मात्रा शीतम अध्याय पढ़ा था और अब पढ़ रहे हैं तस्य शीतम अध्याय। ये कौन सी चतुष्क में आते हैं, क्या नाम है चतुष्क का, कौन से नंबर का चतुष्क है, पहले आप मुझे ये बताइए। आप लोग माइक ऑन है आई थिंक आप लोगों का, बताइए। स्वास्थ्य चतुष्क स्वास्थ्य चतुष्क चतुष्क स्वास्थ्य नंबर 2। चतुष्क है और सेकंड चतुष्क है और इसका नाम है स्वास्थ्य चतुष्क। चलिए, सेकंड चतुष्क है और नाम है स्वास्थ्य चतुष्क। अब देखिए ऋतुचर्या, मैं थोड़ा व्हाइट बोर्ड लगाता हूँ और अपन बातें करते हैं इसके बारे में। देखिए ऋतुचर्या, आप सब लोगों ने फर्स्ट ईयर में ऋतुचर्या के बारे में पढ़ा था। तीसरा चैप्टर था ऋतुचर्या। तीसरा था चौथा था, बताइए आप लोग, इतना याद है आपको कौन सा था, बताइए। तीसरा था चौथा, चौथा था। तीसरा तीसरा थर्ड था सर। तीसरा तीसरा था ना, इतना आपको ध्यान रखना है कि तीसरा चैप्टर था। चौथा था वेग वाला था, याद है आपको, ना वेगान धारण नहीं मध्य, चौथा चैप्टर। उसकी बात इसके अगले चैप्टर में आएगी। ठीक है, यानी एक तरीके से अष्टांग को ही हम यहाँ पे फॉलो अप कर रहे हैं। अष्टांग को और डिटेल में देखते जा रहे हैं और सारे काफी सारे टॉपिक्स और देख लिए हमने। लेकिन मेनली ये कहते हैं हम अष्टांग को यहाँ पर भी फॉलो अप करते हुए आ रहे हैं। जैसे आपने देखा वहां पर चैप्टर 1 कौन सा, बताइए। अष्टांग में चैप्टर 1 का नाम क्या हुआ करता था वहां पर? आयुष्कामी आयुष्कामी अध्याय। बहुत अच्छा, आयुष्कामी आयुष्कामी है। और चरक में क्या नाम आया चैप्टर 1 का, बताइए। दीर्घ जीवंती अध्याय। दीर्घन जीवंतियम अध्याय। ठीक है, और अपन जो चैप्टर 5 की बात करी, चैप्टर 5 यहाँ पर किस नाम से था? मात्रा स्थिति अध्याय। मात्रा स्थिति मात्राशीतियम। मात्राशीतियम अध्याय। ठीक है, मात्राशीतियम अध्याय नाम से था ये चैप्टर। ठीक है, अब देखिए, अब इस चैप्टर के पैरेलल हमारे अष्टांग में कौन सा चैप्टर है, बताइए। मात्राशीतियम के पैरेलल बताइए, किसी को कुछ आइडिया हो तो। सर वहाँ द्रव्य वगैरह दिए थे, वमन विरेचन। द्रव्य विज्ञान। ठीक है, बिल्कुल, द्रव्य विज्ञानी अध्याय। ठीक है, तो ये किस इस तरीके से आपको चैप्टर के नाम दोनों में कौन कौन से चल रहे हैं ये बात पता होनी चाहिए कि वहां पर चैप्टर 5 कौन सा है, यहाँ पर चैप्टर 5 कौन सा है। इस तरीके की बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए फिर इसके आगे की बात अपन स्टार्ट करते हैं। अब बात करेंगे आज ऋतुचर्या की, बात करेंगे ऋतुचर्या की। ऋतुचर्या यानी सीजनल रिजाइमेंट। आप सबने ऋतुचर्या पढ़ा होगा। कितनी ऋतु होती हैं, बताइए। आप लोग ही बताएंगे मुझे, कितनी ऋतुएं होती हैं? 6 6 ऋतुएं होती हैं। कौन कौन सी होती है, नाम बताते चलिए। पहली का क्या है, दूसरी का क्या है, किस तरीके से, बताइए। नाम बताइए मुझे सीक्वेंस में, बताइए फटाफट। शिशिर वसंत हेमंत, नहीं, शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत। बहुत अच्छा, शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत। ठीक है, तो क्या हुआ, शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत। अब आपको उत्तरायण और दक्षिणायन कुछ ऐसा याद था? उत्तरायण काल दक्षिणायन काल कुछ ऐसा याद आ रहा है? यस सर। सर इसमें से आदान कौन, काल और विसर्ग काल। आदान काल और विसर्ग काल, तो कौन सी आदान काल है, कौन सी विसर्ग काल में है, बताइए। ये किस में है और ये किस में है? शिशिर वसंत ग्रीष्म आदान काल आदान काल में और और वर्षा हेमंत शरद विसर्ग। हेमंत विसर्ग। चलिए बहुत अच्छा, स्टार्टिंग के 3 आदान काल में है, ये विसर्ग काल में है। अब मुझे आप ये बताइए, क्या कहते हैं आदान काल और विसर्ग काल, इसमें बल की पोजीशन क्या रहती है, किस सीक्वेंस में बल घटता है और किस सीक्वेंस में बल बढ़ता है? आदान काल में क्या होता है, बल कम होता जाता है या बल बढ़ता जाता है? कम होता है। कम होता है। कम होता है। कम होता है, यानी मैं कह रहा हूँ जब मैं ऊपर से नीचे जाऊंगा, यानी आदान काल के एंटर करूंगा, तो क्या होगा, बल का ह्रास होगा। क्या होगा, बल का ह्रास होगा, हराश होगा। यानी बल कम होगा। और मैं कह रहा हूँ विसर्ग काल में क्या होता है, बल बढ़ता है कि कम होता है? बल बढ़ता है। बढ़ेगा। बल बढ़ता है, यानी जैसे जैसे विसर्ग काल के आगे बढ़ूंगा, बल की क्या होगी, वृद्धि होगी। क्या होगी यहाँ पर, वृद्धि होगी। यानी मैं कह सकता हूँ जब आदान काल की स्टार्टिंग की 3 ऋतुएं 1 2 3,
विसर्ग काल की लास्ट की 3 है 4 5 6। अब जो आदान काल है विसर्ग काल है, आदान काल क्या है, इसमें बल कम होता जा रहा है। विसर्ग काल में क्या हो रहा है, बल बढ़ता जा रहा है। यानी एक में बल कम हो रहा है, एक में बल बढ़ रहा है। यानी आप कह सकते हैं, क्या कहते हैं कि इसमें शिशिर में बल मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, बताइए आपके अकॉर्डिंग, कॉमन सेंस से। मैक्सिमम। मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम होगा तभी तो बल घटना स्टार्ट होगा। और यहाँ पर वर्षा में बल कैसा होगा, आप बताइए। मिनिमम होगा। मिनिमम। मिनिमम होगा। यानी आप खुद सोचिए, बल बढ़ना कब स्टार्ट होगा, यानी चीज जब कम होगी तभी तो बढ़ना स्टार्ट होगी। और यहाँ पर चीज जब ज्यादा होगी तभी तो घटना स्टार्ट होगी। जो चीज कम होती है वही बढ़ती है, और जो चीज बढ़ी हुई होती है वो घटती है। इस तरीके से आपको समझना है। यानी मैं कह सकता हूँ सबसे ज्यादा बल किन दो ऋतुओं में होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि किन दो ऋतुओं में सबसे ज्यादा बल होता है। शिशिर और शिशिर हेमंत। और हेमंत। बहुत बहुत अच्छा, इम्प्रेसिव। यानी मजा आ जाएगा चैप्टर को पढ़ने में, क्योंकि आधे से ज्यादा आंसर्स आप मुझे कर रहे हैं कि जो कहते हैं बल ज्यादा किस में होता है। शिशिर और हेमंत में क्या रहता है, बल हमारा बहुत ज्यादा रहता है। क्या रहता है, बल मैक्सिमम रहता है। बल मिनिमम किन दो ऋतु में रहेगा, मिनिमम। वसंत और ग्रीष्म शरद। और वर्षा। ग्रीष्म वर्षा। नहीं, वर्षा, बसंत और ग्रीष्म, शरद। वर्षा। बसंत और शरद में क्या रहता है, मध्यम रहता है। ठीक है, मध्यम। देखो ये दोनों यहाँ भी बीच में, यहाँ भी बीच में। मैं कह रहा हूँ कि शिशिर से आपका बल बढ़ना स्टार्ट हुआ, सॉरी घटना स्टार्ट हुआ। शिशिर से बल घटना स्टार्ट हुआ और घटते घटते ग्रीष्म तक कब हो गया। यानी शिशिर बल ज्यादा रहेगा, ग्रीष्म बल कम रहेगा। यानी बसंत एक ऐसी ट्रांजिशनल स्टेट होगी जिसमें आपका बल एक मध्यम अवस्था या मीडियम कंडीशन में रहेगा। उसी तरीके से वर्षा में क्या है, बल कम है, वर्षा से बल बढ़ना स्टार्ट होगा, हेमंत तक बल बढ़ेगा। यानी शरद एक मिडिल कंडीशन, एक ट्रांजिशनल स्टेज ऐसी रहेगी जिसमें बल मीडियम रहेगा, ना ज्यादा कम ना ज्यादा ज्यादा। यानी बसंत और शरद ऐसी तो स्टेज रहेंगी जिसमें जो बल की कंडीशन रहेगी, ना ज्यादा बल ज्यादा रहेगा ना ज्यादा बल कम रहेगा। तो यानी इन दोनों स्टेज क्या रहता है, बल हमारा मध्यम रहता है। सबसे कम किन दो ऋतु में रहेगा बल, बताइए किन दो ऋतु में सबसे कम होगा। ग्रीष्म वर्षा। ग्रीष्म वर्षा। यानी अगर मैं इन ड्राइंग को सबको क्लियर कर दूं और कहते हैं लिख दूं आगे, क्या कहते हैं कि आप मुझे बताएंगे कि मध्यम बल किन दो ऋतु में रहेगा, बताइए मध्यम बल। शरद और वसंत। शरद और वसंत, बहुत बहुत अच्छा, इंप्रेसिव। शरद और बसंत। अगर बात करूं मैं उत्तम बल की, तो उत्तम बल किन दो ऋतु में रहेगा, बताइए। उत्तम शिशिर बल, हेमंत। शिशिर हेमंत। शिशिर हेमंत। आप लोग अच्छा पढ़ते हो मतलब। शिशिर हेमंत। और क्या कहते हैं, आप कह सकते हो क्या सबसे कम बल, यानी कह सकते हो अवर, या क्या कहते हैं, कह सकते हो अवर ही कह दो, अवर बल या हीन बल किन दो ऋतु में रहेगा, बताइए। ग्रीष्म और वर्षा। ग्रीष्म ग्रीष्म वर्षा। और वर्षा। ग्रीष्म और वर्षा, बहुत अच्छा। यानी चलिए हमारा बल का कंसेप्ट क्लियर है। चलिए अब हम आगे की बात कर सकते हैं। अब मैंने आप लोगों से बोला कि हमारी एक साल में 100 ऋतुएं होती हैं, सॉरी 6 ऋतुएं होती हैं एक साल में। यानी एक वर्ष के अंदर कितनी ऋतु है, 6। एक ऋतु के अंदर कितने मास होते हैं, कुछ आइडिया आपको। एक ऋतु के दो। अंदर कितने, दो। 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 दो, दो मास, ठीक है, 2 मास होते हैं। तो चलिए इन मासों के नाम और आपको याद करा दिए जाते हैं। तो पहले मैं आपके सामने ऋतुओं के नाम लिख देता हूँ। सबसे पहले शिशिर। शिशिर के बाद नंबर 2 पे वसंत। नंबर 3 पे ग्रीष्म। नंबर 4 पे वर्षा। नंबर 5 पे शरद। नंबर 6 पर हेमंत। ठीक है, अब देखेंगे आगे। यानी कि क्या है, हमारे सामने 6 ऋतु हैं। स्टार्टिंग की 3 किस्में आदान काल में, या आदान काल को उत्तरायण काल बोलते हैं, और लास्ट की 3 किस्में विसर्ग काल में है। चलिए तो इनके महीनों के नाम और याद करा देता हूँ मैं आपको, जिससे हमारा याद करने वाला पोर्शन थोड़ा खत्म होने की तरफ बढ़े। शिशिर के अंदर कौन से 2 महीने होते हैं, किसी को नाम याद है हिंदी महीनों माघ के। फाल्गुन। माघ और बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। माघ और फागुन, बिल्कुल बिल्कुल, माघ और फागुन। तो लिख देता हूँ माघ फागुन। आगे बोलते जाइए अगर आपको याद हो तो आगे के। चैत्र वैशाख। माघ फागुन चैत्र चैत्र वैशाख आ जाएगा वैशाख। बसंत में। चैत वैशाख, बहुत अच्छा। ग्रीष्म में क्या ज्येष्ठ होता है, आषाढ़। ज्येष्ठ आषाढ़। आषाढ़। आप लोग देख कर तो नहीं बोल रहे। नो नहीं नो सर। सर। नो सर। चलिए फिर तो बहुत अच्छा है, इतने ईमानदार हो आप लोग और इतना अच्छा बिल्कुल। अब वर्षा में क्या होता है, क्या कहते हैं, आगे बताइए। सावन भादौ। सावन सावन भाद्रपद। भाद्रपद। श्रावण और भादो। भाद्रपद। श्रावण और भादो या भाद्रपद। और शरद में अश्विन अश्विन कार्तिक। कार्तिक। अश्विन कार्तिक। अश्विन और कार्तिक। और हेमंत में पौष। मार्गशीर्ष और पौष। पौष मार्गशीर्ष पौष। ठीक है, मार्गशीर्ष और पौष।
मार्गशीर्ष और पौष। ठीक है, तो यानी इस तरीके से हमने महीने याद कर लिए। मैं आपको पढ़ देता हूँ। माघ, देखिए ये काम आप मत करिए, ठीक है। सेम कोई बच्चा ये काम मत करिएगा जिससे कहते हैं क्लास डिस्टर्ब हो, क्योंकि डिसिप्लिन एक हमारा मेजर क्राइटेरिया रहता है। ठीक है, माघ फागुन, चैत वैशाख, जेठ आषाढ़, सावन भादो, आश्विन कार्तिकेय, मार्गशीर्ष पौष। दोबारा याद करेंगे, माघ फागुन चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सॉरी सावन भादो, अश्विन कार्तिकेय, मार्गशीर्ष और पौष। इस तरीके से आपको सीक्वेंस याद करना है। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी बात अपन और जान लेते हैं और थोड़ा सा डीप में जाते हैं। चलिए आइए जानते हैं 6 ऋतुओं के बारे में। आइए देखते हैं। देखिए जो शिशिर है और वसंत और ग्रीष्म किस में आ रहे हैं, बताइए कौन से काल है? ये आदान है, विसर्ग है, ये वाला स्टार्टिंग का 3? आदान 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 काल आदान काल है। और ये लास्ट वाला 3 विसर्ग विसर्ग काल विसर्ग काल है ये वाला। अब मुझे आप ये बताइए, आदान काल में जो सूर्य होता है, सूर्य इसका बल ज्यादा होता है कि चंद्रमा का बल ज्यादा होता है? सूर्य बताइए। का बल सूर्य का बल ज्यादा सूर्य। होता है, सूर्य उत्तरायण हो। सूर्य का बल ज्यादा रहता है। सूर्य की गति किधर रहती है? उत्तर। उत्तर की तरफ। और वर्षा, और इधर वर्षा शरद हेमंत यानी विसर्ग काल में इधर किसका बल ज्यादा रहता है? चंद्रमा चंद्रमा का। और सूरज की गति किधर साइड रहती है? दक्षिणायन दक्षिणायन की तरफ। दक्षिण की तरफ। अब देखिए, अब ये बताइए किस काल में रूक्षता ज्यादा होती है? रूक्षता, ड्राइनेस। आदान काल। आदान बहुत काल। अच्छा। इसके अंदर रूक्षता क्या होगी? ज्यादा होगी। रूक्षता ज्यादा कैसे होगी? मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो सूर्य है, उत्तर की तरफ इसका मूवमेंट है। कहाँ है? उत्तर की तरफ इसका क्या है? मूवमेंट है। अगर इसका उत्तरी तरफ मूवमेंट है, मतलब ये क्या है? अपने मैक्सिमम पावर में यानी फॉर्म में है, ये मैक्सिमम पावर में है। और जो मैक्सिमम पावर में हो तो क्या करेगा? आदान कर्म ज्यादा करेगा, यानी उष्णता ज्यादा देगा। यानी आदान कर्म ज्यादा करेगा, उष्णता ज्यादा देगा। और जब ये क्या कहते हैं, उष्णता ज्यादा देगा, ठीक है, जब ये उष्णता ज्यादा होगा देगा तो क्या होगा? सुखा देगा। यानी जितना भी वाटरी कंटेंट होगा, जितनी भी ह्यूमिडिटी होगी एयर में, उन सबका नाश कर देगा। और अगर ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा? एयर में ड्राइनेस क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, ड्राइनेस डेवलप हो जाएगी। यानी एक तरीके से मैंने कंसेप्ट पकड़ लिया कि जैसे कल एक कंसेप्ट था, उसी तरीके से यहाँ कंसेप्ट पकड़ लिया कि सूर्य ने उत्तरी तरफ मूवमेंट करा। जब सूर्य ने उत्तरी तरफ मूवमेंट करा, सूर्य का जो बल था, जो सूर्य की पावर थी, जो सूर्य का नेचर है, दैट इज विध्वंस करना, पेशेंट जो पीपल हैं, लोग हैं, उनकी एनर्जी को सोख लेना, वो कर्म ज्यादा होगा। मैक्सिमम पावर से वो करेगा, आदान करेगा, लोगों से उनके बल को ले लेगा। जब उनके बल को ले लेगा तो क्या होगा? उष्णता की वृद्धि होगी। जब उष्णता की वृद्धि होगी तो जितना वाटर कंटेंट एनवायरमेंट में ह्यूमिडिटी है, वो ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी। और ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी तो क्या होगा? एयर में जो ड्राइनेस है, रूक्षता है, रूक्षता की वृद्धि हो जाएगी। और रूक्षता की वृद्धि होने के कारण क्या होता है? धातुओं का शोषण होता जाता है और हमारे बल की कमी होती जाती है। तो ये एक कंसेप्ट है कि बल की कमी क्यों होती है? क्योंकि सूर्य का बल बढ़ गया। सूर्य का बल बढ़ गया तो उसने ज्यादा ताकत बढ़ेगी, तो उसने हमसे लेना ज्यादा स्टार्ट कर दिया। उसने क्या कहते हैं, जो पोषण था वो हमसे ज्यादा खींचना स्टार्ट कर दिया, जिस कारण हमारे अंदर जो हमारा बल था वो क्षीण हो जाता है और हमारा एनर्जी कम होती जाती है। जबकि यहाँ पर क्या है? चंद्रमा का बल ज्यादा है। और चंद्रमा क्या करता है? विसर्ग कर्म करता है। विसर्ग कर्म, विसर्ग कर्म, विसर्ग कर्म मतलब न्यूट्रिशन देता है। जब न्यूट्रिशन देगा तो क्या होगा? जो आपका बल है उसकी वृद्धि होती जाएगी। और इसी कारण क्या होता है, जब आप नीचे की तरफ जाते हैं तो बल की वृद्धि हो जाती है। और हेमंत में आपका बल मैक्सिमम हो जाता है। हेमंत में बल आपका मैक्सिमम है, शिशिर में बल मैक्सिमम है। यहाँ से बल घटना स्टार्ट हो रहा है और वर्षा से बल बढ़ना स्टार्ट हो रहा है। तो ये यहाँ तक की हमारी कंसेप्ट था, इसकी बात हमने करी। आइए लगाते हैं चरक की किताब को सामने, और जितना हमने पढ़ा 99% सारी बातें पढ़ दी, कुछ नया नहीं छोड़ा। बस आपके दिल की शांति के लिए, आपके दिल और दिमाग को चैन मिल जाए, तो बस चरक के पीडीएफ को पढ़ लेते हैं। चलिए आइए, छोटी सी क्लास रहेगी आज की, जल्दी से जल्दी इसको पढ़ लें। कल से ऋतुचर्या अपन स्टार्ट करेंगे। आज अपन सिर्फ एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखेंगे। कल पहली ऋतु पढ़ेंगे हेमंत ऋतु, ठीक है। आज अपन हेमंत ऋतु स्टार्ट नहीं करेंगे। आज हम जितना मैंने अभी आपको व्हाइट बोर्ड पढ़ाया, इस सारे व्हाइट बोर्ड को मैं आपको जितना चरक में लिख रहा है, इन सब मैं आपको डिकोड करा दूंगा, इन सबको समझा दूंगा, ठीक है। आइए देखते हैं आगे की बात। एक छोटी सी बात और रह गई है, वो छोटी सी बात अपन या तो यही कर लेते हैं, चलिए, जिससे क्या हो, हमारा ऊपर लोड कम हो जाए। वहां बस मुझे कहते हैं एक बार आपको बुक को पढ़ना पड़े, कुछ लोड ही ना बचे, कुछ काम ही ना बचे, सारा काम हम यहाँ पे लिख लिख कर याद कर लें। आइए देखते हैं आगे की बात थोड़ी सी। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि आपने 6 ऋतु का नाम सुना, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। क्या किसी ने प्रावरट का नाम सुना है? प्रावरट किसी ने नाम सुना? प्रावरट। यस सर। देखिए तो वर्षा का प्रावरट क्या? स्टार्टिंग वाला जो फेज और वर्षा। बहुत अच्छा। वर्षा से पहले जो ऋतु आती है, दैट इज द प्रावरट।
देखिए क्या होता है, कुछ जो साउथ साइड की रीजन है, साउथ साइड, दक्षिण साइड, दक्षिण भारत, वहाँ क्या होता है, वहाँ बारिश ज्यादा पड़ती है, वहाँ रेनी सीजन ज्यादा रहता है। तो वहां पर जो वर्षा ऋतु है या फिर ऐसी ऋतु, वर्षा ऋतु का मतलब क्या है, जिसमें बरसात पड़े, जिसमें वर्षा का आगमन हो, तो ऐसी ऋतु को क्या किया गया, आपको दो ऋतु में डिवाइडेशन किया गया। उन्होंने कहा गया एक ऋतु से हमारा काम नहीं चलेगा, यहाँ पे बरसात इतनी होती है कि हमें यहाँ पर दो ऋतु लानी पड़ेंगी। तो उन्होंने बोला कि एक तो वर्षा हमारे पास डिफॉल्ट में सेट है ही है, इसके अलावा एक ऋतु अलावा, डेट इज द प्रावृत। तो ध्यान रखना है कि जो प्रावृत ऋतु है ये वर्षा से पहले है, जो प्रावृत है ये वर्षा से पहले है। और किसके बाद होगी बताइए, अगर वर्षा से पहले है तो ये ऋतु किसके ग्रीष्म बाद के होगी, बाद। ग्रीष्म के बाद। ग्रीष्म के बाद। बहुत अच्छा, यानी जो प्रावृत है ये ग्रीष्म के बाद और वर्षा से पहले आती है। अब बताइए जब हम प्रावृत को शिफ्ट करेंगे तो ऋतुएं 7 हो जाएंगी या उतनी रहेंगी, उतनी रहेंगे। उतनी रहेंगी। तो कौन सी ऋतु को रिप्लेस किया प्रावृत ने, बताइए मुझे, कौन सी ग्रीष्म के ऋतु को, लास्ट नहीं नहीं फेज नहीं, को। मुझे बताइए किस ऋतु की जगह प्रावृत आई, किस ऋतु की जगह प्रावृत आई। तब ध्यान रखना है कि शिशिर की जगह प्रावृत आई, शिशिर की जगह प्रावृत आई। यानी हमारे आचार्य सुश्रुत ने, मैं आपको थोड़ा डिटेल बता देता हूँ, किताब से तो बता नहीं था मुझे। आचार्य सुश्रुत ने शोधन अनुसार ऋतु का सीक्वेंस अलग बताया है, शोधन अनुसार, शोधन अनुसार ऋतु, शोध अनुसार ऋतु उन्होंने क्या बताई है, आपको ध्यान रखना है। शोध अनुसार ऋतु उन्होंने क्या बोली, उन्होंने बोला कि शिशिर ऋतु नहीं होती, उन्होंने शिशिर ऋतु नहीं होती, उन्होंने बोला कि आपकी क्या होती है, हेमंत होती है, बसंत होती है, ग्रीष्म होती है, प्रावृत होती है, वर्षा होती है, शरद होती है। यानी उन्होंने क्या करा, शिशिर की जगह प्रावृत को ले आए। तो ध्यान रखना है कि सुश्रुत ने शोध अनुसार ऋतुओं का क्रम, ऋतुओं के नाम कुछ और बताए। उन्होंने बोला कि प्रावृत होती है वर्षा अधिक होने के कारण दक्षिण भारत में, लेकिन वहां पर शिशिर ऋतु नहीं होती। जबकि जो हमारे आचार्य चरक हैं, जबकि मैं लिख देता हूं, जो हमारे आचार्य चरक हैं, आचार्य चरक, उन्होंने क्या बोला, यहाँ पर जैसे आचार्य सुश्रुत ने शोधन अनुसार बात करी है, हमारे आचार्य चरक ने किसके अनुसार बात करी, स्वस्थ वृत्त अनुसार, स्वस्थ वृत्त के अनुसार, स्वस्थ वृत्त अनुसार। उन्होंने बोला जो ऋतुएं होती हैं 6 ही होती हैं सर, लेकिन उन्होंने प्रावृत की बात नहीं करी। उन्होंने जो सीक्वेंस में बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो भागवत ने बोला है, वही सीक्वेंस उन्होंने बोला। जो शोधन अनुसार इसमें प्रावृत आया है, ये सुश्रुत ने बोला है। और प्रावृत किसके अकॉर्डिंग रखा है, कि किसकी जगह पर रखा है, शिशिर के। तो आपको 2-3 बात क्लियर हो गई। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप मुझे बताएंगे, ये बताइए कि शोधन अनुसार और स्वस्थ वृत्त अनुसार, शोधन अनुसार किसने ऋतु मानी है, स्वस्थ वृत्त अनुसार किसने ऋतु मानी है। सुश्रुत ने मानी है शोधन अनुसार, शोधन अनुसार मानी। शास्त्री से चरक ने। स्वास्थ्य से चरक ने। अब मुझे बताइए कि जो चरक ने, जो सुश्रुत ने शोधन अनुसार मानी, उन्होंने किस ऋतु को किस ऋतु की जगह पर रखा है, शिशिर की जगह पे रखा है शिशिर हटा के प्रावृत। प्रावृत रखा। तीसरी जगह पे प्रावृत रखा है। प्रावृत की पोजीशन क्या, किन दो ऋतुओं के बीच में आती है, ग्रीष्म और वर्षा के बीच में। अब ग्रीष्म के पहले है या ग्रीष्म के बाद है, वर्षा के पहले या वर्षा ग्रीष्म के के पहले। बाद और वर्षा से पहले। बहुत अच्छा, ग्रीष्म के बाद वर्षा के पहले, शिशिर की जगह प्रावृत आ गई, शोधन अनुसार है, सुश्रुत ने मानी है। अगर इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहे तो यकीन मानिए यू ऑल आर ब्लास्टेड, मतलब आप एक तरीके से ब्लास्ट कर देंगे आप, ठीक है। चलिए थोड़ी सी बात और बता देता हूँ। मुझे अब अच्छा लग रहा है बाई टू पढ़ाने पे, क्योंकि आप लोग रिप्लाई कर रहे हैं। यकीन मानिए मुझे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं, क्या कहते हैं, जो लोग रिप्लाई करते हैं, जो लोग क्या कहते हैं साथ में थोड़ा बहुत जवाब दे। जरूरी नहीं आपको सारी चीज आती हो, वो बताने के लिए मैं, और आपको सारी चीज आते आ जाती होंगी तो मेरा होना बेकार है फिर, ठीक है। लेकिन आप लोग को कम से कम इतना तो आता हो, जो बात मैं बता देता हूँ या फिर जो मैं पूछता हूँ और आपको आती है, तो आप रिप्लाई करें और बताएं मुझको और पूछें, ठीक है। तो मुझे इंटरेक्टिव क्लास ज्यादा पसंद होती है। लिख रहा है शिशिर, 6 ऋतुओं के नाम दोबारा लिख रहा हूँ, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। अब देखिए, आइए फील्ड में क्या कह रहा है। मैंने कहा शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, ये 6 ऋतु हैं। अब देखिए 6 ऋतु में अलग अलग रस की उत्पत्ति होती है, याद करना पड़ेगा ये। अलग अलग ऋतु में रस की उत्पत्ति होती है। ध्यान करना है कि शिशिर में तिक्त रस की उत्पत्ति होती है, किसकी, तिक्त की। वसंत में कसाय की, ग्रीष्म में कटु की। ये सब फर्स्ट ईयर की चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर आपको आएंगे तो मैं बता रहा हूँ। वर्षा में अम्ल की, शरद में लवण की, और हेमंत में मधुर की। किस तरीके से याद करेंगे बताता हूं मैं। देखिए 2-3 याद बता दूंगा, सबकी ट्रिक तो नहीं है, लेकिन जिन जिनकी बना रखी है अच्छी खासी मैं बता दूंगा। आप इसको याद करोगे, एसिड रेन, अम्ल, इतनी खट्टा, या साइट्रिक एसिड, एसिड हो गया। वर्षा मतलब रेन, एसिड रेन, ठीक है। एसिड रेन याद करोगे तो आपको याद आ जाएगा, वर्षा में अम्ल बरस रहा है, वर्षा में एसिड बरस रहा है। शरद में लवण, शरद में क्या होता है, बेसिकली पित्त का प्रदान होता है, पित्त प्रधान। तो पित्त प्रदान के लिए हमको लवण देना पड़ेगा शांति के लिए।
हेमंत में आपको पता है बल ज्यादा होता है, और बल ज्यादा होता है तो मैंने आपको बताया था 6 रस होते हैं, मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त, कसाय। तो उसमें सबसे ज्यादा क्या कहते हैं, जो हैवी कौन सा होता है, मधुर। तो आपको ध्यान रखना है मधुर रस को अपन देते हैं हेमंत में। इस तरीके से अगर आप 3 याद कर लोगे तो आपको काफी हद तक काम हो जाए। गर्मी, गर्मी में क्या हो जाता है, कहते हैं ना गर्मी हमें काट रही है, तो गर्मी कर रही है कटु, काट रही है कटिंग कर रही है, तो गर्मी कर रही है काट रही है। बाकी दोनों आप याद कर लेंगे, शिशिर, तिक्त, बसंत, कसाय। गर्मी काट रही है, यानी जो गर्मी है क्या कहते हैं, जो उष्णता है वो कर रही है, हमको कट कर रही है, कटिंग कर रही है, कटु। ठीक है। एसिड रेन से वर्षा अम्ल हो जाएगा, शरद से लवण हो जाएगा, हेमंत से मधुर हो जाएगा। हेमंत में बल ज्यादा चाहिए तो हमको मधुर रस खाना पड़ेगा। अब मुझे आप बताइए कि आपको ये याद हुआ, थोड़ा बहुत 2-4 याद हुए आपको? हाँ सर। यस तो सर। चलिए, आपको कितने मुझे आंसर करिएगा, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। आप मुझे बताइए कि मधुर रस की उत्पत्ति किस ऋतु में होती है, मधुर रस की उत्पत्ति? हेमंत। हेमंत। हेमंत में। और ग्रीष्म ऋतु में किस रस की उत्पत्ति होती है? कटु। कटु। बसंत में? कषाय। कसाय, कसाय की। और कषाय। वर्षा में? वर्षा में अम्ल। 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 यानी अभी आपको जिनकी ट्रिक बता दी है वो तो याद अच्छे तरीके से हो गए, लेकिन जिन 2 की ट्रिक नहीं बताई है वो कच्चे हैं। ठीक है, यानी कि आपको अभी क्या कहते हैं, शिशिर जिसके अंदर तिक्त मिलता है, बसंत जिसके अंदर कसाय मिलता है, इन 2 पर अभी आपका हाथ सेट नहीं हो पा रहा। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, कोई दिक्कत नहीं है। 4 अगर आपने सेट कर ली तो इसको आप तो सेट कर लोगे। ठीक है, ठीक है। तो इसको आप वैसे भी याद करते हो, जो शिशिर होती है, शिशिर में ठंड पड़ती ही नहीं पड़ती? आप मुझे बताइए, शिशिर में ठंड पड़ती ही नहीं पड़ती? हाँ पड़ती है सर। ना? यस यानी सर। शिशिर में क्या पड़ता है, शीत पड़ता है। शीत मतलब सा से शिशिर, ता से तिक्त, बन गई ट्रिक। सा से शीत, शीत, और सा से शीत, शिशिर, और ता से क्या हो जाएगा, तिक्त रस हो जाएगा। ठीक है, बस आप इस तरीके से याद कर लोगे। बाकी एक बसंत बसा, इसके अंदर कसाय आप मान ही लोगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे की बात करते हैं। अब देखिए, थोड़ी सी बात और बची, मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बताया 6 ऋतुएं होती हैं, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। ठीक है, ये 6 आपकी ऋतु होती हैं। इन 2 क्या, इन एक ऋतु के अंदर 2 महीने होते हैं। चलिए दोबारा से मुझे महीने लिखवा दीजिए, आपको एक बार और रिवीजन हो जाएगा। लिखवाइए फटाफट। माघ फाल्गुन। माघ माघ, फागुन। फागुन। बसंत के लिए चैत्र वैशाख। चैत वैशाख। चैत्र, वैशाख। ग्रीष्म के लिए ज्येष्ठ आषाढ़। ज्येष्ठ, आषाढ़। वर्षा के लिए श्रावण भाद्रपद। श्रावण और भाद्रपद। शरद के लिए अश्विन और कार्तिक। आश्विन और कार्तिक। बहुत अच्छा, आश्विन और कार्तिक। हेमंत के लिए अगहन और पौष। मार्गशीर्ष और पौष। अब देखिए, इसमें कुछ नाम और दिए गए हैं, इनके नाम को रिप्लेस किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है। माघ को और क्या बोलते हैं, याद करना पड़ेगा। माघ को बोलते हैं, आपको बोलना है तप, तपस्या। तप, तपस्या, यानी माघ के लिए तप, फागुन के लिए तपस्या। उसी तरीके से बसंत के लिए 2 नाम आए हैं, चैत वैशाख के लिए मधु, माधवा। मधु, माधवा, तप, तपस्या, मधु, माधवा। ग्रीष्म के लिए भी नाम आए हैं, शुचि, शुक्र। शुचि, शुक्र। वर्षा के लिए भी नाम आए हैं, ईश, उज, सॉरी, नव नवस्य, नव नवस्य, नव नवस्य। शरद के लिए भी नाम आए, ईश और उज। ठीक है, और हेमंत के लिए भी नाम आए हैं, सह, सहस्य। तो देखिए, ये 12 नाम आपको याद करने पड़ेंगे। क्वेश्चन आ जाता है कि माघ जो है, माघ, माघ में कहते हैं, माघ के लिए और क्या नाम दिया गया, तो आपको याद करना है। माघ के लिए तप, फागुन के लिए तपस्या, चैत के लिए मधु, वैशाख के लिए माधवा। यानी तप, तपस्या, मधु, माधवा, शुचि, शुक्रम, नव नवस्य, ईश, उज, सह, सहस्य। अब देखिए कैसे याद कर सकते हैं। बसंत, बसंत में किसका प्रकोप होता है, किस दोष का प्रकोप होता है बसंत में, बताइए। थोड़ा याद कराने की कोशिश करता हूँ। कफ। कफ का प्रकोप होता है, कफ का प्रकोप होता है, बिल्कुल। कसाय रस की उत्पत्ति होती है, कफ का प्रकोप होता है, कफ का प्रकोप होता है। ठीक है, अब देखिए कफ का प्रकोप होता है तो कफ के लिए अपन मधु का सेवन कराते हैं नहीं कराते, शमन चिकित्सा में कफ के लिए यस सर। कराते हैं ना, तो मधु, माधवा। यानी एक ऋतु आपकी कंप्लीट।
यानी बसंत में क्या हुआ, कफ का प्रकोप हुआ, कफ के प्रकोप के लिए हमने मधु का सेवन कराया तो मधु माधवा कंप्लीट। ग्रीष्म, ग्रीष्म में क्या होता है, एकदम शुचि शुक्र, यानी क्या कहते हैं, आप कह सकते हो आपकी जो धातुएं होती हैं, धातुएं कैसी हो जाती है, शुचि, एकदम सूख जाती हैं। कैसी हो जाती है, धातुएं सूख जाती हैं। और शुक्र भी एक धातु है, तो आप याद करोगे शुचि शुक्र। यानी ग्रीष्म में क्या हुआ, शुचि शुक्र, यानी आपको जो क्या कहते हैं शुक्र धातु है वो कैसी हो गई, सूख गई। शुचि मतलब सूख जाना एक तरीके से, शुचि शुक्र याद करने का तरीका है शुचि शुक्र। अब देखिए हेमंत, हेमंत में क्या पड़ रही है, शीत पड़ रहा है। मैंने बोला था हेमंत में क्या पड़ता है, ठंड पड़ रही है। तो क्या कहते हैं, जो ठंड पड़ती है तो हमको क्या करना पड़ता है, सहना ही पड़ती है। तो क्या करना पड़ता है, चीजों को टॉलरेट करना पड़ता है। तो आप क्या करेंगे, सहना पड़ता है। तो सह सहस्य, इस तरीके से आप ये 2-3 याद कर लो, ठीक है, 2-3 याद कर लो, क्या कहते हैं, तो आपको काम आसान हो जाएगा। बसंत के लिए कफ का प्रकोप होता है तो मधु का प्रयोग करते हैं, मधु माधवा। ग्रीष्म में क्या होता है, धातुओं का शोषण हो जाता है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है तो शुचि शुक्र, शुक्र भी एक धातु है। हेमंत में क्या होता है, ठंड ज्यादा पड़ती है, ठंड पड़ती है तो कुछ सहना पड़ता है, तो सह सहस्य। शिशिर में ठंड और ज्यादा पड़ती है तो आपको तप करना पड़ता है। देखिए शिशिर और हेमंत दोनों में ठंड पड़ रही है, हेमंत में ठंड कम है तो आप सह रहे हो, और शिशिर में ठंड ज्यादा तो आपको तप तप करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, ठीक है। तो तप तपस्या सह सहस्य। अब ये दो आपको याद कर लेना, ठीक है। वर्षा नव नवस्य, ठीक है, नव नवस्य, वर्षा नव नवस्य, शरद ईशुज, शरद ईशु से वर्षा नव नवस्य याद हो जाएगा। शिशिर क्या है, तप तपस्या। शिशिर में क्या होती है, ठंड बहुत ज्यादा होती है, आपको एक तरीके से तप करना पड़ता है, तप तपस्या। बसंत में क्या है, कफ का प्रकोप हो रहा है, मधु माधवा। ग्रीष्म में उष्णता ज्यादा है, धातुओं को शोषण हो रहा है, शुचि शुक्रम। वर्षा में क्या हो रहा है, नव नवस्य, ठीक है। और क्या कहते हैं, शरद में क्या है, ईश उज्ज। और हेमंत में क्या है, क्या कहते हैं, सह सहस्य, आपको सहना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक की ये बात हो गई, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों से थोड़ा पूछूंगा जितना आपको याद हो जाए। तो चलिए अभी तो आप देख कर ही मुझे बताइएगा, ठीक है, एक बार देख कर बताइए, याद करने का कंटेंट ज्यादा है। तो मुझे आप लोग ये बताइए कि जो शुचि शुक्र है ये किस ऋतु के लिए बोला गया है, शुचि शुक्र ग्रीष्म, ग्रीष्म, ग्रीष्म के लिए। और क्या कहते हैं, ईश उज्ज शरद, शरद, शरद के लिए। नव नवस्य वर्षा, मधु माधव वसंत, वसंत, तप तपस्य शिशिर, शिशिर, शिशिर के लिए। और इसके अलावा क्या कहते हैं, सह सहस्य हेमंत, हेमंत, हेमंत के लिए। तो देखिए आपको 2-4 चीजें ट्रिक से याद कर लेनी है। ग्रीष्म में धातुएं शुरू करेंगे तो शुचि शुक्र। बसंत में क्या हो रहा है, क्या कहते हैं, कफ का प्रकोप हो रहा है तो मधु माधव हो जाएगा उसके लिए। शरद में ईशुष्य और वर्षा में नव नवस्य, दोनों याद करने। हेमंत में क्या हो रहा है, ठंड कम पड़ रही है तो सह लेंगे, सह सह से। लेकिन शिशिर में क्या, वो ठंड ज्यादा हो गई, हम सह नहीं पा रहे, हमको तप करना पड़ रहा है, तप तपस्या। चलिए मैं इनको हटा देता हूँ, आपसे 2-4 पूछता हूँ, देन अपन आगे बढ़ जाएंगे। अब मुझे बताइए, क्या कहते हैं कि शिशिर ऋतु में आपको क्या आया था, कौन से 2 महीने आए थे शिशिर में, तप तपस्या, तप तपस्या, तप तपस्या। और हेमंत में क्या आए थे इसके पहले, सहस्त्र, हेमंत में सह सहस्य और शिशिर में तप तपस्या। इसके अलावा हमारी धातुओं का शोषण किसमें हो गया था और क्या नाम आए थे इन 2 महीनों के, ग्रीष्म शुचि शुक्र, ग्रीष्म, शुचि, शुक्र, शुक्र, ग्रीष्म और शुचि शुक्र। बसंत में क्या ट्रिक बताई थी मैंने आपको, क्या नाम थे, कफ का प्रकोप होता है, मधु, मधु मधु चाहिए। जल्दी, कफ का प्रकोप, बिल्कुल, मधु का सेवन कराते हैं तो मधु माधवा। और मैंने वर्षा के लिए क्या नाम बताए थे 2, वर्षा के लिए नव, नव नवस्य, नव नवस्य, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारी बातें जितनी मैं आज पढ़ाने वाला हूँ किताब से, सारी बातें मैंने बाइट पे बता दी, कुछ भी नया नहीं बचा। आइए लगाते हैं, क्या कहते हैं, स्क्रीन को, और सारी बातें अपन क्या कहते हैं एक बार पीडीएफ से और पढ़ लेते हैं तो आपका बुक का काम भी खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं करना फिर, ठीक है। चलिए मैं लगाता हूँ किताब को एक बार, किताब से और दिखा देता हूँ आपकी शास्त्री जी किताब को और दिखा देते हैं। तस्यम शीतयम अध्याय स्वास्थ्य चतुर्थ का पार्ट है। इसके अंदर 6 ऋतुओं की बात आई है पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में 7वें का वर्णन आया है, क्या हमारे लिए सूटेबल है, क्या सूटेबल नहीं है, वो आगे पढ़ेंगे। पहले ये षड ऋतु, इसमें हाईलाइट करेंगे। दूसरा पार्ट लिख रहा है, यस्य ऋतु सातम्यम विदितम चेष्टा आहार व्यपाश्रम। इस लाइन को समझेंगे, देखिए क्या कह रहा है इसमें। इसमें ये कह रहा है कि इससे पहले आपने मात्रा शीतयम अध्याय की बात करी, उसमें आपने ये पढ़ा कि आहार को किस मात्रा में लेना चाहिए, किस रेंज में लेना चाहिए, किस क्वांटिटी में लेना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये बताया है कि सिर्फ मात्रा पूर्वक आहार लेने से ही आपको एक तरीके से आरोग्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, यानी ओनली मात्रा पूर्वक आहार डिड नॉट गिव यू अ हेल्दी लाइफ और आरोग्यता। यू हैव टू आल्सो नो द वेरिएबल ऋतु सीजनल वेरिएशन, also know the variation in seasons, also you have to know the seasonal foods
यानी आपको किस तरीके का आहार करना है किस ऋतु में, ये भी आपको पता होना चाहिए। अकेले मात्रा पूर्वक आहार करने से आपको आरोग्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप जो सेवन कर रहे हो, जो चेष्टा कर रहे हो, जो कोशिश कर रहे हो, जो एक्सरसाइज कर रहे हो, जो क्रिया चल रही है, आप दिन भर सो रहे हो, रात में जग रहे हो, मतलब जो भी आपकी चेष्टा है, जो भी आपकी क्रिया चल रही है, क्या ये हमारी ऋतु में बताई गई है? क्या ये हमारी ऋतु में साथ में है? यानी जिस व्यक्ति की चेष्टा यानी जो भी काम कर रहा है और आहार दोनों ऋतु को साथ में है, दोनों को जो है ऋतु को सूट कर रही है, उसी को ही आरोग्य की प्राप्ति होती है। उसी के ही जो आहार है वो ठीक प्रकार से पाचन होता है। सिर्फ मात्रा पूर्वक आहार करने से सारा काम नहीं बन जाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी, ये बात कह रहा है कि जिस व्यक्ति को चेष्टा यानी जो कोशिश कर रहा है, जो काम करता है दिन भर में या लेटा रहता है, चेष्टा का मतलब यही नहीं होता वर्क करना। चेष्टा का मतलब होता है क्या उसकी गतिविधियां हैं, ये मतलब सो रहा है, लेटा हुआ है, पढ़ रहा है, क्या कर रहा है। चेष्टा का मतलब सब मतलब चेष्टा मतलब उसकी पूरी दिनचर्या आ जाती है। आहार के अनुकूल अगर ऋतु साथ में है, यानी उसको ये पता है कि जो ऋतु चल रही है उसी के अनुसार क्या मेरा काम है कि नहीं, यानी वो ऋतु के अनुसार अपना बिहेवियर कर रहा है। जैसे मैंने बताया कि अगर ग्रीष्म ऋतु है तो उसको पता है ग्रीष्म ऋतु है, मुझे ओवर ईटिंग नहीं करनी, मुझे स्पाइसी फूड नहीं खाना ज्यादा, मुझे ज्यादा ऑयली फूड नहीं खाना, मुझे ज्यादा कहते हैं उष्ण यानी हॉट फूड नहीं खाना, ठीक है। उसको पता है अगर इन सब से बचा हुआ है वो, उसे पता है कि मुझे धूप का सेवन नहीं करना, उसे पता है मुझे बाहर ठंड गर्म हवा में नहीं घूमना, उसे पता है मुझे एयर कंडीशन रूम में रहना है, उसे पता है मुझे चंदन का लेप लगाना, उसे पता है मुझे माला का धारण करना है, उसे पता है मुझे पित्त सामक द्रव्यों का सेवन करना है, उसे पता है मुझे शीतल आहार का सेवन करना है, शीतल लेप लगाने, चंदन का लेप ये सब बातें अगर उसे पता है तभी जाकर के उसे आरोग्य की प्राप्ति होगी। यही बात कह रहा है कि आहार और विहार, यही बात हमारे आचार्य द्वारा कही गई कि अगर जिस व्यक्ति को आहार और विहार दोनों का आइडिया है, जो व्यक्ति दोनों को फॉलो करता है, उसी को क्या कहते हैं आरोग्य प्राप्ति होती है। जिसने अपने आहार और विहार दोनों को ऋतु के साथ में कर लिया है, ऋतुओं के अकॉर्डिंग ढाल लिया है, उसी के अकॉर्डिंग एक तरीके से क्या कहते हैं आपकी ऋतुएं चलती हैं और आरोग्य की प्राप्ति उसको करवाती हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। ये बात मैंने कह दी लास्ट में, ऋतुओं के अनुसार आहार और विहार। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। ये बात सारी की कितनी मैंने आपको बता दी, चार्ट में एक बार और देख लेंगे, आपको दिख रहा होगा शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत 6 ऋतु बताई गई। फिर तप, तपस्या, मधु, माधव, वसंत, वसंत के लिए मधु माधव बोला गया है, तप, तपस्या शिशिर के लिए बोला गया है, शुचि शुक्र के लिए किसके लिए बोला गया, ग्रीष्म के लिए, नव नवस्य किसके लिए बोला गया, वर्षा के लिए, ई सोच किसके लिए बोला गया है, शरद के लिए, सहस्य किसके लिए बोला गया है, हेमंत के लिए। अब आप देख रहे होंगे कितना बढ़िया रहा कि हमने आधा घंटा व्हाइट बोर्ड पर निकल गया लिखते लिखते, लेकिन सारी बातें आपको याद हो गई। अगर आपसे आप कोई भी पूछ ले, आपका जूनियर पूछ ले, आपका बैचमेट पूछ ले, आपका सीनियर पूछ ले, आपके टीचर्स पूछ ले, आपका एग्जामिनर पूछ ले, आपका पेपर वाला पूछ ले, तो आप पीछे नहीं हटोगे। ठीक है, कितना ईजी हो गया हमारे लिए ये। चलिए आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। अब आगे आएंगे आप सीधे, ये सब बातें मैंने बता दी। देखिए, स्वस्थ व्रत की दृष्टि से, संशोधन की दृष्टि से, संशोधन की दृष्टि के लिए प्रावृत को लेकर, स्वस्थ व्रत की दृष्टि के लिए शिशिर को लेकर। स्वस्थ व्रत की बात करेंगे, चरक ने दिया था, तो उन्होंने शिशिर को माना था। ठीक है, उन्होंने क्या कहते हैं, जिन्होंने चरक ने दिया था उन्होंने क्या करा था, स्वस्थ व्रत के अकॉर्डिंग शिशिर को माना था। जबकि संशोधन के अकॉर्डिंग किसने दिया था संशोधन, हमारे आचार्य शिष्युत ने दिया था। और जब उन्होंने क्या कहते हैं हमारे आचार्य शिष्युत ने दिया, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने शिशिर को हटा दिया, उन्होंने जब शिशिर को हटाया तो उन्होंने बोला शिशिर नहीं होता भैया, शिशिर के प्रावृत होता है, और प्रावृत कहाँ होता है, हमारे ग्रीष्म के बाद होता है, और क्या कहते हैं वर्षा के पहले होता है। सिंपल। आगे बढ़ेंगे, पहला श्लोक आया, लिख रहा है विसर्गे पुनर्यावयो ना अतिरुक्षा। सिर्फ हाईलाइटेड पोर्शन पढ़ेंगे, हाईलाइटेड बात को ध्यान रखोगे। विसर्गे पुनर्यावयो ना अतिरुक्षा विसर्गे सौम्यम। तो विसर्गी काल यानी विसर्ग काल के बारे में कह रहा है, विसर्ग काल के बारे में। विसर्ग काल मैंने आपको बताया था, विसर्ग काल में क्या क्या रहता है, चंद्रमा का बल ज्यादा रहता है, चंद्रमा क्या करता है अपनी शीतल किरणों से जगत का फायदा करता है। जब जगत का फायदा करेगा तो क्या होगा, ना तिरुक्षा, यानी इसकी जो वायु होती है अतिरुक्ष नहीं होती, तो ध्यान रखना है ना तिरुक्षा। और अगर यहाँ पर हो जाएगा आदान काल, तो आदान काल के लिए क्या हो जाएगा, रूक्षा, यानी जो आदान काल होता है इसके लिए क्या हो जाता है, रूक्षा। और कहते हैं विसर्ग के लिए क्या हो जाता है, आरूक्षा। तो लिख रहा है विसर्गे पुनर्वायवो, यानी जो विसर्ग काल में पुनर्वायु मतलब जो वायु होती है ना अतिरुक्षा, वो अतिरुक्ष नहीं होती। और क्या कह रहा है, जबकि आदान काल में प्रवंती इतरे पुनर्आदने, यानी क्या कह रहा है, आदान काल में अतिरुक्ष होती है। यानी आदान काल में मैंने बताया था सूर्य का बल ज्यादा होता है तो वो जो वायु होती है अतिरुक्ष होती है, जबकि विसर्ग काल में जो वायु होती है अतिरुक्ष नहीं होती। फिर बता रहे हैं कि इसके अंदर क्या होता है, जो विसर्ग काल होता है इसके अंदर चंद्रमा का बल ज्यादा रहता है, और चंद्रमा अपनी किरणों से क्या करता है, पूरे जग को संतप्त करता है अपना नेचर से, क्या कहते हैं उनको पोषण देता है, उनके बल की वृद्धि करता है, और चंद्रमा का बल ज्यादा रहता है विसर्ग काल के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे अगला श्लोक लिख रहा है आदनम पुनरम आग्र्यम, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, हाईलाइट करेंगे। लिख रहा है आदनम पुनराग्र्यम, आदनम पुनराग्र्यम। यहाँ पर एक पॉइंट आया था ऊपर, लिख रहा है विसर्ग सौम्यम। विसर्ग कैसा होता है, सौम्य ठंडे नेचर का होता है विसर्ग काल। जबकि नीचे लिख रहा है
आदानम पुनराग्नियम, जो आदान काल होता है कैसे होता है, आग्नेय नेचर का होता है, हॉट ही नेचर का होता है, हॉट एकदम, ठीक है। ध्यान रखना है कि आदान कैसा होता है, आग्नेय नेचर का होता है, और विसर्ग कैसा होता है, आपका सौम्य नेचर का होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, आदान काल के अंदर जो सूर्य होता है वो उत्तर काल की तरफ मूवमेंट करता है, उसका बल ज्यादा होता है, जिस कारण धातु को छेद करता है, बल कम होता जाता है, और क्या करता है, उसी के अनुसार हमारा जो देह है वो कमजोर होता जाता है। आगे बात करेंगे आदान काल में प्राकृतिक एवं शारीरिक स्थिति क्या रहेगी, तो मैंने आपको बता दिया आदान काल में क्या रहता है, सूर्य अपनी किरणों से संतप्त करता है, हिंदी को भी पढ़ लेता हूँ, सारी बातें तो हो चुकी है। लिख रहा है उस आदान काल में सूर्य अपनी किरणों द्वारा संसार के इस निवास को, जलीय अंश को लेता है, और वायु तीव्र और रूक्ष होकर संसार के इस निवास को शोषण करता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, इन तीनों ऋतु में रूक्षता उत्पन्न हो जाती है, और यथाक्रम यानी सीक्वेंस से, यानी पहले तिक्त यानी शिशिर के अंदर तिक्त की उत्पत्ति, बसंत के अंदर कसाई की उत्पत्ति, और ग्रीष्म के अंदर कटु की उत्पत्ति हो जाती है। सारी बात हो चुकी है। अगला श्लोक देखेंगे विसर्ग काल, इसमें कह रहा है आरूक्षा, यानी विसर्ग काल में क्या है, रूक्षता नहीं रहती, रूक्षता नहीं रहती, और तीन रस की उत्पत्ति होती है। कौन कौन से तीन रस है, अम्ल, लवण, मधुर। अम्ल रस किस में आ रहा था, मैंने आपको बताया था, वर्षा में आ रहा था। लवण किस में आ रहा था, शरद में आ रहा था। मधुर किस में आ रहा था, हेमंत में आ रहा था, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको बताई थी, हिंदी पढ़ देता हूँ। लिख रहा है वर्षा, शरद तथा हेमंत, इन ऋतुओं में क्रमशः जब सूर्य दक्षिण की तरफ मूवमेंट करता है, तब क्या होता है, उसका जो मार्ग होता है वो मेघ, वायु, वर्षा से कम हो जाता है, चंद्रमा की ताकत ज्यादा रहती है, और क्या होता है, आकाश से ऊपर से पानी गिरता है। जब पानी गिरता है तो जो जमीन में उष्णता आ गई है, जो जमीन के अंदर ताप की वृद्धि हो गई है, पानी गिरने से वो क्या हो जाता है, ताप कम हो जाता है। और अम्ल, लवण और मधुर, ये जो स्निग्ध रस हैं, ये तीनों स्निग्ध होते हैं रस, ठीक है, स्निग्ध। मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, इसमें जैसे एक ट्रिक दूंगा स्निग्ध की। स्निग्ध माल, स्निग्ध माल, मा से मधुर, ए से अम्ल, एल से लवण, सारी कुछ ट्रिक्स से मैं आपको याद करा दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना। मधुर, अम्ल, लवण, स्निग्ध माल, ठीक है। अब यहाँ की बात नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दी ये तीनों रस कैसे होते हैं, स्निग्ध होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन से रस स्निग्ध होते हैं, तो आप बोलोगे स्निग्ध माल, तो याद कर लोगे स्निग्ध माल। स्निग्ध माल मतलब मा से मधुर, ए से अम्ल, एल से लवण, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई, आगे देखते हैं। आगे ये टेबल है, टेबल बता देता हूँ, पूरी बात हो चुकी है। आदान के अंदर शिशिर, वसंत, ग्रीष्म में, इसके अंदर वर्षा, शरद, हेमंत आ रही है। इधर माघ, फागुन, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़ है। इधर श्रावण, भादो, पौष, कार्तिक, अश्विन और पूष है। इधर सूर्य उत्तरायण है, इधर दक्षिणायन है। इधर आग्नेय होता है, इधर सौम्य होता है। इधर वायु अतिरूक्ष, इधर वायु अतिरूक्ष नहीं है। इधर चंद्रमा का बल कम है, इधर चंद्रमा बल ज्यादा है, यानी यहाँ पर सूरज ज्यादा है, सूरज ज्यादा है, या चंद्रमा मामा कमजोर है। यहाँ पर उल्टा, यहाँ पर सूर्य कम है और चंद्रमा ज्यादा है, ठीक है, चंद्रमा ज्यादा है। पर कह रहा है सूर्य का बल ज्यादा है, बात हो गई है। चंद्रमा, सूर्य क्या कर रहा है, शोषण करता है, मैंने बताया था, ह्यूमिडिटी खत्म हो जाती है। तिक्त, कसाय, कटु रस रहते हैं, अम्ल, लवण, मधुर रस रहते हैं। मनुष्य को दौर्बल्य की प्राप्ति होती है, मनुष्य को बल की प्राप्ति होती है। यहाँ तक बात हो गई। ये चार्ट मैंने आपको बता दिया कि आदान काल के अंदर कौन तीन सी ऋतु है, बताया। विसर्ग काल के अंदर कौन सी तीन ऋतु है, किस किस के अंदर कौन कौन से रस की उत्पत्ति होती है। पर देखिए क्या कहते हैं, मैंने बता दी, तप, तपस्या किसको बोला है, मधु, माधव किसको बोला गया है, शुचि, शुक्र किसको बोला गया है, नव, नवस्य किसको बोला गया है, ईश, उज, सह, सहस्य किसको बोला, ये सब मैंने आपको याद करा दिया। अब यहाँ बोलने कोई मतलब नहीं है। मैंने ये भी बता दिया किसके अंदर बल कम रहता है, किसके अंदर बल ज्यादा रहता है। देख रहे होंगे ग्रीष्म और वर्षा, इन दोनों के अंदर क्या है, दौर्बल्यम लिख रहा है ना नीचे, दौर्बल्यम, ठीक है, दौर्बल्यम लिख रहा है। बसंत और शरद, इनके लिए क्या लिख रहा है, मध्यम बल। और सबसे ज्यादा बल किसके अंदर रहता है, शिशिर और हेमंत के अंदर। सब बातें चार्ट में लिख रही हैं, जो बात हम स्क्रीन पर लिखकर आ चुकी हैं। इनके अंदर दो दो महीने होते हैं, ये सब बात हमारी हो चुकी है। तो यानी ये हमारे आज का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है विद क्या कहते हैं, लर्निंग प्रोसेस। मैंने आपको याद भी करा दिया। उम्मीद है सारा लेक्चर समझ में आया होगा। बताइए आप लोग मुझे, सारा लेक्चर समझ में आया आज का आप लोग को, यस और नो, माइक पर बता सकते हैं आप लोग। यस सर। यस सर। चलिए, मतलब एक तरीके से मैंने सफल हो गई, आपको लेक्चर सारा समझ में आ गया आज का। तो देखिए आप लोग आज का रिवाइज करिएगा। सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों से पूछ लिए थे, क्लास चल रही थी, सारे ऋतु वगैरह मैंने आप लोगों से पूछ पूछ कर लिखी है। कोई भी बात ऐसी नहीं है जो आप बिना आपकी सहमति के हुई हो। बताइए कोई बात ऐसी थी जो बिना सहमति के आपकी हुई हो आज, ठीक है। नहीं सर। चलिए फिर आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। बाकी आप लोग क्या कहते हैं, मैंने आज दोबारा बोल रहा हूँ, कहते हैं क्लास को शेयर करिए। कुछ बच्चे आज हमारे साथ नए जुड़े थे, तो जो नए बच्चे इनको समझ में आई बात,